Hello friends, my name is Ritesh and I welcome you all to the Hindu analysis for this week. We will be covering events from December 14th to December 20th in this particular video. Let's get started with the first update. Okay, DRDO tests अग्नि P मिसाइल. ठीक है, देखो अग्नि प्राइम मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई उड़ीसा में अब्दुल कलाम आइलैंड से, और ये एक न्यूज़ थी इस दौरान. अग्नि पी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपन देखेंगे. इट्स अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल. देखो मैंने क्लासेस में बात की है आपसे, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. अग्नि पी जो है वो एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग अभी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से हुई. अब हम इसके थोड़े से फीचर्स देखते हैं अग्नि पी मिसाइल के बारे में. ये बेसिकली हमने बनाई है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ब्रेन चाइल्ड था, जिसमें उन्होंने कई तरह के मिसाइल्स बनवाई. प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ और 2012 में कंप्लीट हुआ. इस प्रोग्राम के तहत 5 तरह की मिसाइल्स बनाई गई, जिसे हम पटना प्रोग्राम कहते हैं. PATNA पटना प्रोग्राम में 5 मिसाइल्स हैं. P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग एंड A फॉर आकाश. पांचों मिसाइल्स अलग अलग तरह की हैं. जैसे पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. अग्नि के बात में बात करें तो अग्नि के 5 वर्जन अलग अलग रेंजेस में, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अब अग्नि पी और अग्नि प्राइम. फिर त्रिशूल के बारे में बात करें तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज. नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है. तो पांचों अलग अलग तरह की मिसाइल है जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो ड्रीम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत बनाई गई है. अब हम अग्नि पी के बारे में देखें तो इसकी क्या रेंज है, 1000 टू 2000 किलोमीटर्स. ठीक है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल है. और इसमें खास बात ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है. कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब ये है कि इसको लॉन्च करने में कम टाइम लगता है. इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल और स्टोरेज और मोबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है. अगर हम अग्नि की बाकी मिसाइल्स के बारे में बात करें, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 की, तो सबके अलग अलग फीचर्स हैं. अग्नि 1 की रेंज कम थी, 700 से 800 किलोमीटर ही थी. अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक की रेंज थी. अग्नि 3 में फिर 2500 किलोमीटर से आगे जा सकते थे. अग्नि 4 में 3500 किलोमीटर तक जा सकते थे. और अग्नि 5 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हम ICBM मिसाइल कहते हैं, उसमें 5000 किलोमीटर से ऊपर की भी मार की जा सकती थी. ठीक है, तो ये 5 तरह की अलग अलग मिसाइल्स अग्नि रेंज में आती हैं. देखो अब हम बात करते हैं अमेजॉन फ्यूचर डील के बारे में. ये भी अभी न्यूज़ में रही थी. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इस अमेजॉन फ्यूचर डील को स्टे कर दिया है और अच्छा खासा फाइन भी लगा दिया है. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रीजेज अमेजॉन फ्यूचर डील एंड स्लैप्स 200 करोड़ फाइन ऑन अमेजॉन. ऐसा क्यों हुआ है, देखो ध्यान से समझते हैं. तो फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडरी है फ्यूचर कूपन्स, जिसमें अमेजॉन ने 49% स्टेक लिया था और उसमें ऐसा कोई क्लॉज लिया था कि 3 से 10 साल के पीरियड के दौरान जो है वो फ्यूचर ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनको परचेस कर सकता है अमेजॉन. अब क्योंकि ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं थी, पूरे तरीके से अच्छे से बताई नहीं गई थी, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आपने जो है वो पूरी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की, आपके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं थे और आपने हिडन एजेंडा के थ्रू ये एग्रीमेंट किया था. अब अमेजॉन बेसिकली इस शर्त पे, जो फ्यूचर कूपन्स के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उस शर्त पे रिलायंस और फ्यूचर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली एक्शन लिया कि आपके ऊपर हमने ये आपकी डील ही फ्रीज कर दी हमने और हमने फाइन्स और लगा दिए. तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रोज इट्स अप्रूवल गिवन इन नवंबर 2019, जिसमें अमेजॉन अक्वायर्ड 49% इन फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, सेइंग दैट द अमेजॉन हैड सप्रेस्ड द स्कोप एंड फुल डिटेल्स. तो उन्होंने कहा अमेजॉन को जितनी डिटेल्स और स्कोप बताना चाहिए था उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं किया एंड दैट इज वाई ये फ्रीज हुआ है. 2019 डील में एक शर्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि विद इन 3 to 10 years अमेजॉन विल हैव द ऑप्शन टू बाय FCPL's प्रोमोटर फ्यूचर रिटेल. तो उस समय ये विजन था अमेजॉन का कि 3 से 10 साल के अंदर हम फ्यूचर रिटेल को खरीद लेंगे. मगर उनकी ये चाहत पूरी होने से पहले अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच में डील हो गई, जिसमें बेसिकली फ्यूचर ग्रुप को परचेज कर लिया रिलायंस ने और उनके सारे जो रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग सब कुछ रिलायंस रिटेल और फैशन स्टाइल के पास चले गए. अब अमेजॉन ने इस पे फिर ऐतराज़ जताया कि ऑलरेडी हमारी डील 2019 में हो रखी थी,
हमारे पास ये स्कोप था कि हम 10 सालों में फ्यूचर रिटेल को खरीद सकते थे, तो बीच में रिलायंस कहाँ से आ गया, तो उसी पर सारा विवाद चल रहा था, जिसके बीच में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्ट करते हुए डील को फ्रीज कर दिया है और अमेजॉन पे फाइन भी लगा दिया है। देखो अभी एक न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। तबलीगी जमात अभी न्यूज़ में था। अगर आपको याद हो तो जब कोविड शुरू हुआ था तब तबलीगी जमात की एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी, तब भी तबलीगी जमात न्यूज़ में था। तो हमें थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया ने क्यों तबलीगी जमात को बैन किया है और तबलीगी जमात है क्या, उसका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, तो बेसिकली सऊदी अरेबिया इज बैंड द तबलीगी एंड दवाह ग्रुप, जो तबलीगी जमात को तबलीगी एंड दवाह ग्रुप भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज अल अहबाब। और उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म। तो उन्होंने सीधे सीधे तबलीगी जमात को टेररिज्म के साथ लिंक किया है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया पहली कंट्री है जिसने इस ग्रुप को बैन किया है। कजाकिस्तान ने 2013 में बैन किया था, फिर ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। अब बात यह कि क्या तबलीगी जमात एक टेररिस्ट ग्रुप है, तबलीगी जमात है क्या? तबलीगी जमात बेसिकली इट्स जस्ट लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज। इसका जो होल आइडिया है वो है कि रिवाइवल ऑफ फेथ अमंगस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। इट्स अ मिशन स्प्रेड अक्रॉस 150 कंट्रीज़, 150 देशों में ये फैला हुआ है और इसकी मीटिंग सेमिनार्स होते रहते हैं। जो आपने दिल्ली वाला केस देखा था उसमें भी दिल्ली में एक मीटिंग थी जिसमें दुनिया भर से लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो रूट्स ऑफ दिस मूवमेंट इनफैक्ट हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के देवबंद से इसके रूट्स शुरू होते हैं। ठीक है, दारुल उलूम मदरसा से। इसका जो अपन कहते हैं पायनियर जिनको माना जाता है वो है मौलाना मोहम्मद इलियास खंडलौ, जिन्होंने 1927 में मेवात रीजन में ये मूवमेंट शुरू किया था, क्योंकि मेवात रीजन में बहुत सारे लोग थे जो कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, उस समय शुद्धि आंदोलन और इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो बहुत सारे मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे थे। उनको फेथ में वापस लाने के लिए और मुस्लिम का धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। तो मूवमेंट मेनली फंक्शंस विद द एम ऑफ रीचिंग आउट टू ऑर्डिनरी मुस्लिम्स टू रिवाइव देयर फेथ इन द रिलीजन। तो बेसिकली उनको धर्म के प्रति विश्वास जगाने के लिए एंड टू गाइड देम ऑन द मैटर्स ऑफ रिचुअल, ड्रेस एंड पर्सनल बिहेवियर, मतलब बेसिकली उनकी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब सऊदी अरेबिया में देखो थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है इसके पीछे, थोड़ा बहुत। जैसे वहाँ पे वहाबी सेक्ट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है जो तबलीगी जमात से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रखता है। दूसरी बात कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी धीरे धीरे एक एक्टिवली इन चीज़ों को दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया एज अ मॉडर्न कंट्री ऑन द लाइन्स ऑफ यूएई। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ये जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स और कंजर्वेटिव सेक्ट्स और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस हैज ब्रॉइल्ड इनटू अ बैन ऑन तबलीगी जमात। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को अमेंड करने के लिए एक बिल अभी विंटर सेशन में पेश किया गया, जिसे अभी एक स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है और इसे फिर अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 हैज़ बीन रेफर्ड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे फिर अगले सेशन में इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिस्कस किया जाएगा। तो अगेन पहले तो हम ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2020 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है क्या, पहली बात। तो फिर हम ये समझेंगे कि इसमें क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, बेसिकली 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने देश की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। व्हेन वी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट कंटेन्स फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ, फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, और सबसे बड़ी बात फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज। तो हमारे देश में जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बेसिकली प्लांट्स, हर्ब्स, उनसे जो भी बेनिफिट्स आते हैं उसका फ़ायदा जो है वो सब लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि कुछ बड़े कॉरपोरेशंस लाइक पतंजलि उसका फ़ायदा उठा लें और आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुँचे ही नहीं। ठीक है, तो मेन इंटेंट ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट यूज बाय फॉरेन इंडिविजुअल। देखो एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश के साथ आती है वो क्या है कि आपके देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, आपके देश के हर्ब्स को, आपके देश के बेसिकली ये मान लीजिए कि जो मेडिसिनल प्लांट्स को काफ़ी हद तक विदेश में लोग पेटेंट करवा रहे हैं। जैसे नीम है, शहद है, ठीक है, तुलसी है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारे गुणकारी, एलोवेरा है, आंवला है, जिनके गुणकारी चीज़ें हमें पता नहीं कब से पता है कि हाँ यार इनसे ये फ़ायदा होता है।
बट क्योंकि हमने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है तो विदेशों में जाकर के कंट्रीज़ और कंपनीज उसको पेटेंट करवा रही है। तो इसको रोकने के लिए इसे बायोपायरेसी कहते हैं। तो बेसिकली बायोपायरेसी को चेक करने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए और लोकल ग्रोअर्स तक उनका बेनिफिट पहुंचाने के लिए हमने एक 3 टियर स्ट्रक्चर भी बनाया। हमने एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, हमने स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बनाए और इन सबको कंसल्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है लोकल बॉडीज़ होंगी जिनके पास पूरी नॉलेज होंगी और जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स इनके साथ मिलकर काम करके बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। ठीक है, अब अमेंडमेंट बिल में क्या कहा गया है? देखो, अमेंडमेंट बिल जो है वो कॉरपोरेशंस को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि रिसर्च को हम और सिंप्लीफाई करें। अभी क्या है कि बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है इवन लोकल व्यक्ति को पेटेंट लेने में काफ़ी डिफिकल्ट आती है, तो उन्होंने कहा है कि हम फास्ट ट्रैकिंग करें रिसर्च की, हम पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें और रीजनल पेटेंटिंग सेंटर्स खोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पेटेंट्स लिए जा सकें। ठीक है, इसके अलावा जो आयुष प्रैक्टिशनर्स है, आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय है हमारे यहाँ जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी। तो उन्होंने कहा आयुष मंत्रालय के लोगों को बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या नॉलेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने आयुष प्रैक्टिशनर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप तो हमारे देश के लोग हो, आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मिसयूज़ हो सकता है। फिर उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी पे कोई व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल हैव टू कम थ्रू इंडियन कंपनीज। तो उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसको किसी इंडियन कंपनी के थ्रू करना पड़ेगा जो बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में ऑलरेडी अलाउड है। अगेन, इसका भी मिसयूज़ हो सकता है। फिर कुछ प्रोविजंस को उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिन पे पीनल एक्शन था उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को डाइल्यूट किया जा रहा है, उसको थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट बनाया जा रहा है। कंसर्न्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अब आयुष प्रैक्टिशनर्स को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया तो बायोपायरेसी के चार्जेस बढ़ गए हैं। ठीक है, शक्ल किसी और की, काम किसी और का होने के चांसेस पूरे ज़्यादा हैं। फिर इन्होंने कहा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जो पावर्स थी वो उन्होंने थोड़ी कम की है। पहले क्या होता था कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उनको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से परमिशन लेके कंसल्ट करके ही आगे कोई एक्शन लेना होता था। अब इन्होंने क्या कह दिया कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल बॉडी तो है, तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो उसे रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने जो भी कह दिया, जो भी कर दिया, वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का ओपिनियन माना जाएगा। तो ऑटोमेटिकली पावर डाइल्यूट हो गई। फिर इन्होंने एक बड़ा अजीब सा क्लॉज रखा है, इट एग्जेम्प्ट्स कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम परव्यू ऑफ द एक्ट। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत वो प्लांट्स नहीं आएंगे जिनको कल्टीवेट किया जाता है। अभी आप पौधे को देख के कैसे पहचान जाओगे कि ये इसको कल्टीवेट किया गया या ये जंगली घास फूस से उग गया? ठीक है, तो प्रैक्टिकली इन्होंने एक और लूप होल डाल दिया जिसके तहत किसी भी पौधे पे आप कोई सा भी एक्शन ले सकते हो। ठीक है, दिस प्रोविजन कुड अलाउ लार्ज कंपनीज टू इवेड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल और शेयर द बेनिफिट विद लोकल कम्युनिटीज। तो ऑब्वियसली सीधा सीधा वायलेशन इसको लेकर के, दैट्स व्हाई इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट आर कंसर्न्ड अबाउट दिस बिल। इसीलिए ये बिल इस सेशन में पास नहीं हो पाया। फिर इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया कि भैया आप अपने सजेशंस बताओ और अकॉर्डिंगली फिर हम आगे अगले सेशन में इस बिल के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। देखो, ये मैटर हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस मैटर को कंक्लूड एक तरीके से कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के में ये 4 धाम हाईवेज को वाइडन करने के ऊपर डिबेट चल रहा था और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बेसिकली केस ये है कि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक सर्कुलर था जिसमें गवर्नमेंट के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था और उसमें ये बात कही गई थी कि 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत जो हाईवेज बनाए जाएंगे उन हाईवेज की विड्थ होगी 5.5 मीटर। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि चाइना आ गया ईस्टर्न लद्दाख पे और हमें अपने एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो ईस्टर्न लद्दाख तक पहुंचाने, और वो ईस्टर्न लद्दाख तक पहुंचेंगे कैसे? इन्हीं हिमालयन रोड्स के थ्रू पहुंचेंगे। और इसलिए हमें ज़्यादा चौड़ी सड़कें चाहिए। हमें 5.5 मीटर से हमारा काम चलेगा नहीं, हमें मिसाइल लॉन्चर्स पहुंचाने, रॉकेट लॉन्चर्स पहुंचाने, तो हमें चाहिए 7 मीटर चौड़ी सड़कें, वो भी डबल लाइन पेव्ड शोल्डर, यानी दोनों तरफ डबल लेन चाहिए हमें। अब इसको लेकर के इकोलॉजिकल कंसर्न्स थे कि अगर ऐसा किया गया तो शायद हिमालयन सिस्टम इतना फ्रेजाइल है कि लैंडस्लाइड्स वगैरह हो सकती हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा वी डोंट केयर, आई मीन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये बात कि हम वहाँ तक वेपन्स ना पहुँचाएं, और द ओनली वे इज़ थ्रू रोड्स। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट गेव इन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 रोड्स को वाइडन करने की परमिशन दे दी गई है। कौन से 3 हाईवेज हैं? ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री
एंड टनकपुर टू पिथौरागढ़, इन 3 हाईवेज को 7 मीटर वाइड करने की डबल DLPS जो सिस्टम कहते हैं, डबल लेन पेव्ड शोल्डर सिस्टम के तहत वाइडन करने की परमिशन दे दी गई है। क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा डिफेंस रिक्वायरमेंट है, डिफेंस रिक्वायरमेंट के साथ हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। इफ द कंट्री नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। और जैसा मैंने कहा कि पहले इनिशियली सितंबर 2020 में कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें 5.5 मीटर विड्थ को अप्रूव किया गया था। फिर बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 7 मीटर्स की रिक्वायरमेंट डाली, सर्कुलर भी अमेंड किया और फाइनली अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। अब चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट एक 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट है जिसमें चारों धामों को कनेक्ट करने की बात की गई है। भी उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा चार धाम किनको कहा जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इन चारों को कनेक्ट करने के लिए एक चार धाम परियोजना बनाई गई थी और 12,000 करोड़ की परियोजना थी जिसमें 900 किलोमीटर रोड्स बननी थी। इन रोड्स की लेंथ 5.5 मीटर होनी थी, लेकिन बेसिकली जो मैंने आपको बताया उसके तहत अब ये कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस में 7 मीटर विड्थ होगी विद डबल लेन पेव्ड शोल्डर सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। सो नाउ विल टॉक अबाउट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल मैटर, ठीक है। तो ये हाल ही में लॉ मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज अ कॉल फ्रॉम विद इन जुडिशरी टू चेंज कोलेजियम सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि कोलेजियम सिस्टम को बेसिकली बदलने की डिमांड जुडिशरी के अंदर से भी आ रही है और उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर उन्होंने सबमिट भी किया है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, ठीक है। So there is a call from within the judiciary and parliamentarians to change the collegium system, and for that a memorandum of procedure has already been submitted which is pending with the Supreme Court. तो collegium system है क्या और collegium system के तहत क्या होता है? तो बेसिकली हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है वो अब collegium system के थ्रू होता है। तो आर्टिकल 124 के तहत अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट प्रेसिडेंट को जो नाम रिकमेंड करता है वो है collegium system. It is the system of appointment and transfer of judges which has evolved through the judgments of the Supreme Court. तो ये जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है ये किसी एग्जीक्यूटिव एक्ट के थ्रू या लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू नहीं आया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आया है। अब कोलेजियम मतलब इट्स अ ग्रुप, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। हाई कोर्ट वाले कोलेजियम में भी बेसिकली एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ? फर्स्ट जजेस केस 1981 में आया जिसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा प्रीमेसी दी गई थी जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव प्रीमेसी ओवर द जुडिशरी। और उन्होंने कहा था कि जो जजेस अपॉइंट किए जाएं उनमें एग्जीक्यूटिव का जो ओपिनियन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन रिफ्यूज़ द बेसिकली रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेसिकली एग्जीक्यूटिव कैन रिफ्यूज़ द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से अगले 12 साल के लिए जब तक नेक्स्ट सेकंड जजेस केस नहीं आ गया 1993 में, तब तक देयर वाज बेसिकली प्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। सेकंड जजेस केस से बेसिकली कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। इट इंट्रोड्यूस द कोलेजियम सिस्टम जहां पर उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस होना चाहिए, मतलब बेसिकली CJI हैज टू बी कन्विंस्ड विद द नेम्स। इट वाज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन ओपिनियन ऑफ बेसिकली अ ग्रुप, नॉट जस्ट CJI विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। उस समय कोलेजियम जो था उसमें फंडा यह था कि एक CJI होगा विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसे 1998 के थर्ड जजेस केस में प्रेसिडेंट के रेफरेंस के साथ एक्सपेंड कर दिया गया, जिसमें CJI के साथ 2 के बजाय 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स शामिल कर दिए गए। सो दैट्स हाउ कोलेजियम सिस्टम केम इन टू प्लेस। बट अगेन कोलेजियम सिस्टम के ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के इश्यूज रहे हैं। गवर्नमेंट पहले एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लेकर आई थी, जिसे बाद में स्क्रैप कर दिया गया। बट कोलेजियम सिस्टम को लेकर के भी लोग उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, उसमें भी थोड़ी ओपेकनेस है, उतनी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसीलिए फिर इसको बेसिकली फंडे को चेंज करने के बारे में बात की गई। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, जो कि एक बड़े गौरव की बात है क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट एशियन फेस्टिवल टू गेट अ मेंशन, ठीक है। तो ये यूनेस्को के लिस्ट में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है एज अ फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होती है? इंटेंजिबल मतलब टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच्ड, राइट। तो यूनेस्को में जब हम मॉन्यूमेंट्स वगैरह टच करते हो तो वो एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वो सब आप देखते हो। और इनटेंजिबल हेरिटेज मतलब जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप यू कैन टच एंड यू कैन सी, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। जैसे दुर्गा पूजा एक एक इमोशन को आप एक्सप्रेस करते हो थ्रू अ फेस्टिवल। तो पहला फेस्टिवल है जिसे इस तरह का
खिताब मिला है। दुर्गा पूजा के बारे में आप जानते हो, वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। गॉडेस दुर्गा को सेलिब्रेट करने के लिए 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं, इस दौरान 5th नाइट से शुरू होती है और दशमी पे जाकर के ख़त्म होती है। और यहाँ इस दौरान बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत फाइन मूर्तियाँ लगाई जाती है, काफ़ी महंगी मूर्तियाँ भी होती हैं कई बार, ठीक है। क्ले से मूर्तियाँ बनाई जाती है और उसके अलावा फिर काफ़ी खाना पीना होता है। इट्स काइंड ऑफ अ कार्निवल विच गोज़ ऑन फॉर 9 days देयर, ठीक है। अब यूनेस्को की लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लिस्ट 2008 में शुरू की गई थी, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनफैक्ट इंडिया ने 2003 में यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज भी साइन किया हुआ था। तो बेसिकली यूनेस्को की कोशिश है कि इस तरह की चीज़ों को लिस्ट डाउन करें और उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करें। क्या दुर्गा पूजा अकेली ऐसी चीज़ है या पहली ऐसी चीज़ है जो इस लिस्ट में इंडिया से आई है? नहीं, ऑलरेडी 13 आइटम्स ऐसे हैं, 13 ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। इनमें राजस्थान से कालबेलिया भी है, ठीक है। इसके अलावा वैदिक चैंटिंग, कई थिएटर फॉर्म्स हैं, कुटियाट्टम, रमन, मुदियत्तू, फिर छऊ डांस, ठीक है। अलग अलग तरह के ट्रेडिशन। योगा 2016 में शामिल किया गया था, कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था और अब हाल ही में दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया है। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात करते हैं। हाल ही में विजय दिवस को सेलिब्रेट किया गया और स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पे सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुई थी 1971 में, जिसके फलस्वरूप एक नया देश दुनिया में आया, बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना, ठीक है। बांग्लादेश का फ्रीडम और लिबरेशन वॉर हम कहते हैं, ठीक है। और उस वॉर को 50 साल कंप्लीट हुए, तो पिछले साल से सेलिब्रेशंस चालू हुए थे। स्वर्णिम विजय वर्ष के इस साल कंप्लीट हुआ और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट इसे माना गया, ठीक है। तो इंडिया सेलिब्रेटेड 50 years ऑफ इंडो पाक वॉर, ऑल्सो नोन एज स्वर्णिम विजय वर्ष, ऑन 16 दिसंबर, ठीक है। इस मौके पर एक नया लोगो, एक स्टैंप भी निकाला गया जिसमें स्वर्णिम विजय वर्ष का लोगो भी था, जिसे डिज़ाइन किया था लेफ्टिनेंट कमांडर कुशल चंद्रशेखर ने, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये वॉर बेसिकली ब्रॉडली आप लोगों को पता है कि ईस्ट पाकिस्तान वाज कॉलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। तो पाकिस्तान ने एक बिल्कुल ऑपरेशन मूवमेंट उस समय लॉन्च किया था, ऑपरेशन सर्च लाइट। बांग्लादेश में टिक्का खान को भेजा गया था, याहया खान वाज द जनरल, और उस दौरान बेहिसाब जुल्म ईस्ट बंगाल में किए थे। इट वाज ऑलमोस्ट जेनोसाइड जो ईस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया था, और जिसकी वजह से वहाँ के जो बंगालीज थे, हिंदू बंगालीज थे, वो बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में एंटर हो रहे थे। और फिर इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने वॉर ऑर्डर्स दिए, और फिर ये वॉर 3 दिसंबर को शुरू की गई थी और 16 दिसंबर यानी 13 दिन के अंदर हमने वॉर ख़त्म करके बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया। बांग्लादेश में आज भी विजय दिवस के तौर पे 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, हम विजय दिवस कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इट वाज अ ग्रेट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हाल ही में 50 साल सेलिब्रेट किए हमने। अच्छा, गोवा नेवर फॉरगॉट इट्स इंडियननेस। देखो, लिबरेशन डे के तौर पर एक और अपडेट आया, गोवा लिबरेशन डे भी अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया। गोवा की आज़ादी को 60 साल कंप्लीट हुए। अब गोवा कहाँ से आज़ाद हुआ? गोवा पोर्चुगीज से आज़ाद हुआ, ठीक है। गोवा केम अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल, ठीक है। तो पोर्चुगीज हिंदुस्तान में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले यूरोपियन ग्रुप थे। 1498 में वास्को ड गामा कैलिकट आ गए थे। ग्रेजुअली इनिशियली कैलिकट में थे, फिर कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया, लेटर गोवा में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया। और दो दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम, दे वर द लास्ट टू गो। तो इंडिया में सबसे बाद में 1961 में जाकर के ऑपरेशन विजय के थ्रू उनको निकाला गया, ठीक है। तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तकरीबन 450 साल के पोर्चुगीज रूल के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1510 से गोवा जो था कंट्रोल में था, और फिर 1961 तक 450 साल के पोर्चुगीज रूल के बाद जाकर के गोवा आज़ाद हुआ था। तो हमें एक्चुअली ऑपरेशन विजय करना पड़ा। उस समय पोर्चुगीज़ के पास गोवा था, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, ये सब उनके पास था। इनिशियली वे रिक्वेस्टेड, हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमारी टेरिटरी है, आप हमें वापस कर दें। वो नहीं माने। फिर 1961 में हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और फिर हमने ये चीज़ें एनेक्स करी उनसे, ठीक है। तो इनिशियली गोवा, दमन एंड दीव ये सब मिला करके एक ही पार्ट था। 30 मई को गोवा को हमने स्टेटहुड दिया। गोवा एक सेपरेट स्टेट बना, इसीलिए 30 मई को स्टेटहुड डे ऑफ गोवा मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, जब गोवा आज़ाद हुआ, वो डे मनाया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी हाल ही में था।
अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। देखो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में था। इट्स ग्रेट सिंबॉलिज्म, हमारे एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है हमारे देश में काशी विश्वनाथ को। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को रिसेंटली मोदी साहब ने वाराणसी में इनॉग्रेट किया। हम थोड़ी सी बात समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बेसिकली कनेक्ट्स द काशी विश्वनाथ टेम्पल विद द घाट्स ऑफ गंगा। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल से गंगा के किनारे जो घाट बने हुए हैं उनको कनेक्ट किया गया है। पहले ऐसा था कि अगर आप घाट से गंगा से होते हुए आप काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाते थे तो वो जो रास्ता था वो बहुत नैरो था, बहुत सकड़ा रास्ता था, जिसे अब वाइडन किया गया है ताकि लोग जो पिलग्रिम्स हैं वो आसानी से काशी विश्वनाथ मंदिर से घाट तक जा सकें और घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक आ सकें। ठीक है, अभी इसका फेज़ 1 जो है बेसिकली उसको इनॉग्रेट किया गया है। जो प्रोजेक्ट है उसमें बेसिकली ये किया गया है टू एंश्योर ईजी मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स बिटवीन घाट्स एंड द टेम्पल। तो पहले फेज़ की लागत तकरीबन 339 करोड़ है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 800 करोड़ है। पहला फेज़ लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। तकरीबन 23 बिल्डिंग्स हैं इसमें जिन पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ मैसिव मेकओवर। इससे पहले अगर हम कहें काशी विश्वनाथ का जो मेकओवर हुआ था वो 17 AD 80 में हुआ था। 17 AD 80 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ टेम्पल का मेकओवर करवाया था। अगर आपको याद हो तो अहिल्याबाई होलकर का जिक्र हमने सोमनाथ टेम्पल मेकओवर में भी किया था, वहाँ पर भी अहिल्याबाई जी ने काफ़ी काम करवाया था। उसके बाद अब जा कर के इनका मेकओवर किया गया। 40 एंशिएंट टेम्पल्स को इस फेज़ में रीडिस्कवर करके रिस्टोर किया है और इसका अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में अगर बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स इन द कंट्री। ये सभी को पता है। भगवान शिव के हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग माने गए और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है जिसकी बहुत ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। और हमें हाल ही में इसके कॉरिडोर के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, देखो रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क। देखो RBI ने क्या किया है, अगर आपने याद हो तो PCA फ्रेमवर्क हमने बैंक्स के बारे में बात की थी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, हाल ही में RBI ने NBFCs के लिए भी PCA फ्रेमवर्क रिवाइज किया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो फ्रेमवर्क है वो NBFCs के लिए भी लेकर आए हैं। ठीक है, सो RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड द PCA फ्रेमवर्क फॉर NBFCs। इससे पहले सिर्फ बैंक्स के लिए हमारे पास PCA फ्रेमवर्क था, अब हम NBFCs के लिए भी। अब NBFC क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाती है मगर बैंक नहीं है। अब इनमें आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, AMCs हो गई, ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, तो इन सबको इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, तो ये सब जो हैं आपकी NBFCs कहलाती है और इनके लिए एक PCA फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है। ये PCA फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से। अब फ्रेमवर्क किन पे लागू होगा, किन पे एप्लीकेबल होगा? जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं, जितनी भी ऐसी NBFCs हैं जो डिपॉजिट टेकिंग है। देखो NBFCs 2 तरह की हो सकती हैं, जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं और जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती। तो जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं उन पे तो सब पे एप्लीकेबल होगा, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs जो मिडल, अपर और टॉप लेयर पे हैं, लोअर लेयर वाली को छोड़ करके मिडल, अपर और टॉप लेयर पे जो भी इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनीज हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इस लिस्ट में जो भी आ गया उन सब पे PCA फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। यानी इन सब को जो RBI है वो PCA फ्रेमवर्क के अंडर ले सकता है। अब किन पे नहीं लगेगा? जो पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले रही हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या प्राइमरी डीलर्स हैं, ठीक है, तो उन पर फिर ये नहीं लगेगा। तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके, कुछ एक यूनिट्स को छोड़ करके ज़्यादातर NBFCs को PCA फ्रेमवर्क के अंदर रखा गया है। अब PCA फ्रेमवर्क अगर आपको याद हो तो इट्स जस्ट लाइक एन ICU। मैंने आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे ICU में डाल दिया जाता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो उसे ICU से डिस्चार्ज कर देते हैं। वही फंडा बैंक्स में या NBFCs में, जब आपको लगता है कि बैंक की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बैंक डूब सकता है, या NBFC की फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब है, NBFC डूब सकती है, तो इससे पहले कि वो ज़्यादा ख़राब हो जाए आप उसे ICU में डाल देते हो, यानी PCA फ्रेमवर्क में डाल देते हो, जहाँ पे आप उन पर कुछ पाबंदियाँ लगा देते हो, कुछ बंदिशें लगा देते हो कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आप इन पाबंदियों में रहेंगे, और ग्रेजुअली जब वापस से वो ट्रैक पे आ जाते हैं बैंक के NBFC, तो उसे उस PCA फ्रेमवर्क से बाहर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि बीमार है? तो
बेसिकली पीसीए एनबीएफसीज जो है उसके लिए बैंक 3 चीज़ें ट्रैक करेगा आरबीआई। पहली बात, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, तो जो आपके पास लोन्स हैं, जो आपने मार्केट में लोन्स दिए हुए हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, उनको एक वेटेज लगा करके उन लोन्स की मॉनिटरी वैल्यू निकाली जाती है और उसके मुकाबले कितना कैपिटल है आपके पास, कि कल को अगर ये लोन वापस ना आए तो कितना कैपिटल है आपके पास बफर के लिए, वो देखा जाएगा। टियर 1 रेशो यानी आपके पास ओरिजिनल कैपिटल कितनी है। फिर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब आपके पास जो लोन्स दिए हुए हैं उनमें एनपीए का प्रोपोर्शन कितना है। इन सब बेसिस पे ये निकाला जाएगा कि बैंक इतना जो एनबीएफसी है वो कितनी बीमार है। अगर एनबीएफसी इनमें से कोई भी क्राइटेरिया खराब आया तो फिर एनबीएफसी को पीसीए फ्रेमवर्क में ले लिया जाएगा। इसी तरीके से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए थोड़े से पैरामीटर्स अलग हैं, वहाँ पर भी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वहाँ पर लिवरेज रेशो को रखा गया है टियर 1 रेशो के जगह। तो लिवरेज रेशो मतलब कितना कर्जा है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिसका प्राइमरी काम इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। कंपनीज लाइक टाटा कैपिटल, श्रीराम कैपिटल, इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में रखा जाता है, जिनका बिजनेस ही यही है कि हमें पैसा लेकर के इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो उन कंपनीज के लिए पैरामीटर थोड़ा अलग रखा गया है, बट इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर वायलेट हुआ तो फिर आप जो है वो पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर ले लिए जाएंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ बड़ी एनबीएफसीज हैं जो डूब गई या फाइनेंशियल क्राइसिस में आई। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS आई, फिर दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL आई, फिर SREI आई, रिलायंस कैपिटल आई। ये कुछ बड़े नाम थे जिनमें लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया हुआ था और आज की तारीख में मार्केट में ये सब मिला करके 1 लाख करोड़ रुपए हैं जो इनको देने हैं और कोई निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, एनबीएफसीज को भी पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर लाने की ज़रूरत है। अब अगर पीसीए फ्रेमवर्क में ले आए तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा था बैंक्स पे कुछ मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगती है और कुछ डिस्क्रिशनरी रेस्ट्रिक्शंस लगती है, उसी तरह से एनबीएफसीज पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस मैंडेटरी हैं जो लगी जाएंगी, कुछ डिस्क्रिशनरी है जो आरबीआई को लगता है अगर ज़रूरत है तो लग जाएंगी। अब मैंडेटरी में अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल पे है कि कुछ अगर आपका पहला ज़्यादा रिस्क नहीं है तो कुछ ही लगेंगी, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ और लग जाएंगी, रिस्क थोड़ा और भी ज़्यादा है तो सारी ही लग जाएंगी। इनमें क्या है, डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शन, आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, आपके प्रोमोटर्स को ज़्यादा पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आप गारंटी इशू नहीं कर सकते, आप ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकते, आपको अपने खर्चे करने कम करने होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना होगा, वेरिएबल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस है, यानी रिस्क थ्रेशोल्ड के बेसिस पे ये तो लग ही जाएंगी। जैसे ही आप पीसीए फ्रेमवर्क में आओगे तो ये रेस्ट्रिक्शंस तो आपके सिर पे आनी आनी है। डिस्क्रिशनरी में अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे तो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड हैं, कुछ मार्केट रिस्क रिलेटेड हैं, कुछ एचआर रिलेटेड हैं, कुछ क्रेडिट रिस्क रिलेटेड हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी रेस्ट्रिक्शंस का बेसिकली मतलब यह है कि ये आरबीआई चाहे तो लगा सकता है, आरबीआई चाहे तो नहीं लगा सकता। तो उनको अगर लगता है कि नहीं यार बात बनेगी नहीं, एनबीएफसी जो है ज़्यादा खराब हालात में, तो इवन गवर्नेंस रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती है, जहाँ पे वो एनबीएफसी का मैनेजमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पावर्स जो हैं वो आरबीआई के पास पीसीए फ्रेमवर्क में होती है। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पेप्सिको वर्डिक्ट। ये भी पिछले कुछ समय न्यूज़ में रहा था और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप देखो तो आप सबने लेस चिप्स खाए होंगे, ठीक है, और बेसिकली चिप्स मतलब आलू चिप्स होते हैं वो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आलू से वो चिप्स बनते हैं उस आलू को लेस की जो सब्सिडरी कंपनी है, जो पेप्सिको की सब्सिडरी कंपनी है फ्रीटो लेस, उसने पेटेंट करवा रखा है। तो उस आलू को वो कहते हैं FC5 उसके सीड को कहते हैं, और वो FC5 जो उस तरह का आलू होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। अब 2 साल पहले इन्होंने गुजरात के फार्मर्स पे लिटरली केस कर दिया था कि ये आलू तो हमने पेटेंट करवाया हुआ है, ये आलू तुम कैसे उगा करके बेच रहे हो। ठीक है, 9 फार्मर्स पे उन्होंने केस किया था, जिसको उन्होंने बाद में विड्रॉ भी कर लिया। उसके बाद एक एक्टिविस्ट ने इन पर केस किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि इनको आपने पेटेंट दे कैसे दिया, ये पेटेंट वापस लो। सीड वैरायटी पे कोई पेटेंट दिया नहीं जा सकता, आप आरोप नहीं लगा सकते कि हाँ यार ये फार्मर ये उगा क्यों रहा है। ठीक है, तो ये कुछ केस है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि वो पेटेंट को वापस ले लिया गया। तो हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी है, इन्होंने पेप्सिको को जो रजिस्ट्रेशन दिया था जिस आलू पे, उन्होंने वो वापस ले लिया। ठीक है, और इसीलिए ये न्यूज़ में। तो ये केस 2019 में हुआ था जिसमें पेप्सिको ने हिंदुस्तान के कुछ फार्मर्स पे गुजरात में केस कर दिया था कि वो FC5 पोटैटो वैरायटी क्यों उगा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी उनका पेटेंटेड है। बाद में केस विड्रॉ भी कर लिया था। फिर इंडिया से कविता कुरुगांती ने ये केस फाइल किया था कि जो PPVFR है,
उनको उन्होंने कहा था कि आप पेटेंट राइट वापस लो, क्योंकि सीड्स के ऊपर आप पेटेंट क्लेम नहीं कर सकते, सीड वैरायटी के ऊपर पेटेंट क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि पेप्सी को ये मेंटेन करता है कि उन्होंने 2016 में ये पेटेंट लिया था और 2023 तक इनफैक्ट उनके पास ये पेटेंट है। तो ये सारा मैटर जो है वो इस पेटेंट के अराउंड चल रहा था। हाल ही में पेटेंट वापस लिया, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये काफ़ी मुझे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा। चलिए अब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले यूनिट्स को बेसिकली प्रमोट करने के लिए एक इंसेंटिव प्लान अनाउंस किया है। 76,000 करोड़ का ये प्लान है। और सेमीकंडक्टर्स इस साल काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। अगर आपको याद हो तो क्वाड समिट के दौरान भी सेमीकंडक्टर्स को लेकर के काफ़ी बात हुई थी। सेमीकंडक्टर होता क्या है? देखो, एक होता है कंडक्टर जो बेसिकली आप इजी नेविगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है। फिर एक होता है इंसुलेटर जो बिजली से आपको बचाता है। सेमीकंडक्टर इनके बीच में कहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ की स्कीम निकाली है। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स या डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल सपोर्ट ऑफर किया है विच इज़ अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा हाईटेक क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है इस तरह की यूनिट्स लगाने के लिए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रिसर्च के लिए गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी प्रमोट करेगी और इसके लिए जॉइंट वेंचर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें जो पुरानी फैब फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल सपोर्ट ऑफर किया 30% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा उसमें 30% गवर्नमेंट फिस्कल सपोर्ट देगी और 15 ऐसी यूनिट्स को एस्टैब्लिश भी करेगी। ऐसा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है। फिर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज में जो डिज़ाइन में इन्वॉल्व है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 50% एक्सपेंडिचर और 50% ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव और 6 to 4% ऑन नेट सेल्स फॉर 5 years। तो यानी जो भी खर्चा डिज़ाइन में आएगा उसका 50% और इसके अलावा जो भी सेल्स होगी उसका 4 से 6% जो है वो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफर करेगी। बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स होंगे ये, ठीक है। इनमें 100 डोमेस्टिक कंपनीज जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में इन्वॉल्व होगी, चाहे वो आईसी से जुड़ी हो, चिपसेट से जुड़ी हो, सिस्टम ऑन चिप्स से जुड़ी हो, आईपी कोर से जुड़ी हो, उन सबको ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी अनाउंस किया है, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्ग टर्म सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन और ग्रोथ को लेकर के है, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेटअप होगा जो इसके लिए पूरा स्ट्रेटेजाइज करेगा, प्लान बनाएगा, रोड मैप बनाएगा कि किस तरीके से इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को ग्रो किया जा सकता है। देखो, अब ये एक न्यूज़ आई थी, इंडिया लेज एम्फेसिस ऑन अनक्लॉज। वैसे तो ये और यूएन क्लॉज जिसे हम कहते हैं, वैसे तो ये एक बयान था, बट यूएन क्लॉज का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इस साल इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से मैरीटाइम फ्रीडम या मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटी जो है उस पर काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी काम भी हो रहा है। तो इट हैज़ बिकम क्वाइट अ हॉट आइटम ऑन द न्यूज़। तो यूएन क्लॉज जो है उसके बारे में बेसिक जानकारी बिल्कुल हमारे पास होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे इस बार हमारे हिंदू एनालिसिस में इंक्लूड किया है कि यूएन क्लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लें। तो रिसेंटली इंडिया रीट्रेटेड सपोर्ट, तो हम हमेशा कहते हैं कि हम यूएन क्लॉज को फॉलो करते हैं और हम बेसिकली चाइना पे एक डिग लेते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न आज की तारीख में दुनिया में चाइना ही बना है। उसने साउथ चाइना सी में जो स्ट्रैटेजी अपना रखी है और उसके आसपास जो उन्होंने मैरीटाइम फ्रीडम को हैम्पर किया हुआ है, हिंडर किया हुआ है, उसको लेकर के हमेशा बात चलती रहती है। तो हम कहते हैं कि हम यूएन क्लॉज को फॉलो करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। तो यूएन क्लॉज 1982 में एंटर हुआ था। इंडिया इज़ अ स्टेट पार्टी, यानी इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कन्वेंशन। तो यूएन क्लॉज है क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसे लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाता है, जो आपको बताता है कि जो भी कंट्रीज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम एरियाज़ में बेसिकली ऑपरेट कर रही हैं उनकी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं,
वो सब यूएन क्लॉज में बात की गई है। ये मरीन एरियाज को 5 मेन जोन्स में बांटता है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। इन सबको समझना जरूरी है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज भी एस्टैब्लिश करता है, जैसे ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, तो वो सारी चीज़ें भी एस्टैब्लिश करता है। अब देखो ये एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा डायग्राम मुझे लगा ये। तो ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता है। यहाँ पर बेस लाइन है, कोस्ट से मीन सी लेवल पे, मीन लो लेवल पे एक बेस लाइन ड्रॉ की जाती है। बेस लाइन के अंदर जो पानी है उसे इंटरनल वाटर्स कहा जाता है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है उसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है। टेरिटोरियल सी के आगे 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया, या बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स पे जो एरिया है उसे कॉन्टिगुअस जोन कहा जाता है। ठीक है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे हाई सीज होता है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, क्यों ये एरियाज आइडेंटिफाई किए गए। तो हर एरिया में ना एक अलग अलग बेसिकली क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आसान भाषा में मैं आपको अगर इस डायग्राम में ही समझाऊं, तो इंटरनल वाटर्स जो होता है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप उसमें आपके जो भी देश में नदियां, तालाब, पॉन्ड्स जो भी है वो सब इंटरनल वाटर्स का पार्ट है। और इंटरनल वाटर्स पे आप बिल्कुल चाहते हो कि कोई इनोसेंट पैसेज भी अलाउड नहीं है, यानी आप बिल्कुल डिसअलाउ कर सकते हो कि आपके इंटरनल वाटर्स में कोई दूसरे देश का शिप या वेसल नहीं आएगा। ठीक है, फिर टेरिटोरियल सी जो है वहां पर आप ये कह सकते हो कि बाहर के देश का जो है शिप वगैरह आ सकता है इनोसेंट पैसेज के तौर पे, यानी अगर कोई ऐसा शिप नहीं है जो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा, कोई आपका एनिमी शिप नहीं है, तो वो यहाँ पर आ सकता है। फिर कॉन्टिगुअस जोन में भी वो आ सकता है, इनोसेंट पैसेज यहाँ भी मिलता है, बट कॉन्टिगुअस जोन से आगे फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस चालू हो जाती है। तो यहाँ तक तो आप फ्लाइट्स को भी रोक सकते हो, ओवर फ्लाइट की एक्टिविटीज़ को भी रोक सकते हो। यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स के आगे फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस है, यानी आप यहाँ तक समुद्र पे तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, ऊपर एयर स्पेस पे आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और फिर ये जोन क्लियर होने के बाद, कॉन्टिगुअस जोन क्लियर होने के बाद तो आप बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन जनरली नहीं लगा सकते। और इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपना समुद्र की जो संपदा है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, एनर्जी जनरेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म होने का जब हाई सीज चालू हो जाता है तो उसके बाद आपका भी अधिकार नहीं रहता। फिर हम ये कहते हैं कि कॉमन एरिया है जहाँ पर सबका उतना ही हक है जितना आपका हक है। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स शुरू हो गए। अब यहाँ थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो बेस लाइन इज द लो वाटर लाइन along the coast as officially recognized by the coastal state. Internal waters are waters on the landward side of the baseline form from which the breadth of the territorial sea is measured. तो यहाँ आपने देखा डायग्राम में कि इंटरनल वाटर्स जो हैं वो लैंडवर्ड साइड, यानी ये लैंडवर्ड है, ये सी वर्ड है, तो लैंडवर्ड साइड पे इंटरनल वाटर्स हैं और यहाँ से आप टेरिटोरियल सी की ब्रेड्थ मेजर करते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हर कोस्टल स्टेट हैज फुल सॉवरेनिटी ओवर इट्स इंटरनल वाटर, मतलब इंटरनल वाटर में आपके पास फुल सॉवरेनिटी है। जैसे आपकी जमीन के ऊपर आपका हक है वैसे ही आपके वाटर्स पे आपका हक है। ठीक है, इसमें आपके बेस, पोर्ट्स, रिवर्स वगैरह सब कुछ आ गया। एंड देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज मतलब आपके पास कोई फॉरेन वेसल आ ही नहीं सकता, चाहे वो आपके राइट्स का प्री जुडिशियल हो या ना हो, चाहे वो कोई भी काम करने के लिए फॉरेन वेसल नहीं आ सकता। देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज इन इंटरनल वाटर्स। आप चाहो तो ये राइट सस्पेंड कर सकते हो, अगर आपको अलाउ करना है तो किसी को कर दो, बाकी कोई आपको ये नहीं कह सकता नहीं हमारा हक बनता है आपके इंटरनल वाटर्स में आने का। इंटरनल वाटर्स में जाने का किसी का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, टेरिटोरियल सी एक्सटेंड सीवर्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। तो अपन ने देखा बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है। यहाँ पे देखा आपने बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी है। ठीक है, और एक नॉटिकल माइल कैसे मेजर करते हैं? एक नॉटिकल माइल यानी 1.85 किलोमीटर। सीधी भाषा में कहा जाए तो इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ के बेसिस पे लिया जाता है, बट अगर हम सीधी भाषा में नॉटिकल माइल्स को देखें तो एक नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। अब टेरिटोरियल सी में क्या लॉ है? कोस्टल स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ओवर टेरिटोरियल सी, यानी बिल्कुल अगर आज इंडिया की टेरिटोरियल सी है तो इंडिया के पास सॉवरेनिटी है, ज्यूरिसडिक्शन है। और ये ना सिर्फ सरफेस पे है बल्कि सी बेड पे है, सबसॉइल पे है, एयर स्पेस पर भी है। सबसे खास बात एयर स्पेस पर भी है, क्योंकि टेरिटोरियल सी के आगे हमारे पास एयर स्पेस पे राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो राइट हैं वो ओशन सरफेस पर है, सी बेड पर है, सबसॉइल पर है,
बट द कोस्टल स्टेट्स राइट्स आर लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज। इसका मतलब क्या है, यहां पर इनोसेंट पैसेज का राइट आपको देना पड़ेगा। इंटरनल वाटर्स में कोई बाहर का शिप नहीं आ सकता था, बाहर का वेसल नहीं आ सकता था, बट टेरिटोरियल सी में बाहर का वेसल आ सकता है एज लॉन्ग एज वो कोई एक्सप्लोरेशन करने नहीं आ रहा है, एज लॉन्ग एज वो कोई एनिमी शिप नहीं है, तो आपको टेरिटोरियल सी पे उसको आने की परमिशन देनी पड़ेगी। अब कॉन्टिगुअस जोन में क्या होगा, ये 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन है, तो हमने देखा बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी चलता है, फिर उसके आगे 12 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिगुअस जोन चलता है। इंटरमीडिएट जोन बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड हाई सी, इसके बाद फिर हाई सी शुरू हो जाता है। कोस्टल स्टेट हैज राइट टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल, इमिग्रेशन, सैनिटरी एंड कस्टम लॉ विद इन इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। Unlike the territorial sea, the contiguous zone only gives jurisdiction on state on the ocean surface and floor. It does not provide air and space right. जैसा मैंने कहा कि टेरिटोरियल सी में आपको एयर स्पेस पे भी राइट्स मिल रहे थे, कॉन्टिगुअस जोन में आपको ओशियन सरफेस पे राइट मिल जाता है, आपको ओशियन फ्लोर पे राइट मिल जाता है, बट ऊपर एयर स्पेस पे आपका कोई राइट नहीं है, यानी आप किसी फ्लाइट को रोक नहीं सकते। कॉन्टिगुअस सी के दौरान ओवर फ्लाइट ऑपरेशन हो सकते हैं, हाँ समुद्र पे, समुद्र के सरफेस पे, समुद्र के फ्लोर पे आपका राइट बना रहता है। फिर एक्सक्लूसिव जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, इसमें आपके पास ये राइट होता है कि आपके पास एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे राइट्स होते हैं, यानी आप भरपूर उनके रिसोर्सेज का, ओशन रिसोर्सेज का, मरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, इसमें आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन का भी राइट्स होता है, अगर आप हाइडल एनर्जी बनाना चाहते हो वो सारे राइट्स आपके पास होते हैं, विंड एनर्जी लगाना चाहते हो सारे राइट्स होते हैं। मगर यहाँ पर आपको बेसिकली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या ओवरफ्लाइट आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। 200 नॉटिकल माइल्स में यह है कि एक बार आपका कॉन्टिगुअस जोन फ्री हो गया तो ना तो आप किसी मरीन वेसल को रोक सकते हो, ना ही ऊपर किसी एयर स्पेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसके आगे वाले में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और हाई सीज तो मतलब आपके एरिया से बाहर ही हो गया। ओशियन सरफेस एंड वाटर कॉलम बियॉन्ड EEZ आर रेफर टू एज हाई सीज, और हाई सीज को हम कहते हैं कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी वो सबके लिए ओपन है, वो आपकी किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाई सीज में एक बार आप आ गए तो वो किसी कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस आर कॉमन हेरिटेज, ऐसा माना जाता है। तो ये फिर हमने UN क्लॉज के बारे में समझा, सब 5 जोन्स के बारे में समझा। ये डायग्राम आप थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर किए हैं December 14 to 20। नेक्स्ट एडिशन में हम इसके आगे कवर करेंगे एंड वी विल रैप अप द मंथ ऑफ December होपफुली। Till then, I want you to take care. Goodbye. Keep reading and a very happy new year to all of you.